नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी। 7 अक्टूबर 2020 के डेली बर्निंग करंट अफेयर्स न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ के आप अपनी जेन्युइन क्वेरीज को भी क्लैरिफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल पर ज्वाइन बटन दबा के आप मेंबर भी बन सकते हैं। सबसे पहली न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वी विल इंश्योर स्मूथ प्रोब इनटू द हाथरस गैंग रेप। हाथरस गैंग रेप के अगेंस्ट पूरे देश में एक रोष का माहौल है। 19 साल की बच्ची का बलात्कार किया, ऐसा कहा जा रहा है अपर कास्ट हिंदूज ने। अभी जब तक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट नहीं होता है तब तक एज ए सिविल सर्वेंट आपको इस तरीके से एक स्टैंड नहीं लेना चाहिए, बट सबको होता दिख रहा है कि हाँ भाई ऐसा कुछ हुआ है। तो यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं शरद ए बोबड़े साहब, इन्होंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को इंश्योर करेगा कि जो इन्वेस्टिगेशन है ये स्मूथ है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को ऑर्डर दिया है कि एक एफिडेविट हमारे सामने सबमिट करिए, जिसमें आप हमको ये बताइए कि केस की प्रोग्रेस क्या है, आप केस के विटनेसेस को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्या हाथरस केस में जो विक्टिम है इसकी फैमिली को प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्या इनको प्रॉपर लॉयर्स प्रोवाइड गए हैं कि नहीं कराए गए हैं। साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे मॉनिटर कर रहा है। साफ साफ बोबड़े साहब ने बोला है जो कुछ भी हुआ है ये हॉरिबल है, शॉकिंग है, ये केस बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी और हम लोग खुद इस चीज को मॉनिटर करेंगे। तो अब तो भैया सुप्रीम कोर्ट भी इस केस को देख रहा है। अगली जो न्यूज है वो है 3 ब्लैक होल रिसर्चर्स गेट नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था और आज के एडिटोरियल में बताया है कि भैया मेडिसिन के फील्ड में जो नोबेल प्राइज है वो 3 लोगों को दिया गया है हेपेटाइटिस सी के बारे में खोज करने के लिए। फिजिक्स में यहाँ पे नोबेल प्राइज 3 लोगों को मिला है, जिसमें से 50% जो नोबेल प्राइज का क्रेडिट है वो गया है एक पर्सन को जिसका नाम है रॉजर पेनरोस, और बाकी जो 50% है उसको शेयर किया है जर्मन के रीनहार्ड गेंजल ने और अमेरिका एंड्रिया गेस ने। ओके, तो आप देखिए द 3 साइंटिस्ट वन दिस ईयर्स नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स ऑन ट्यूसडे फॉर एडवांसिंग अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्लैक होल्स ऑफ ऑल कंज्यूमिंग मॉन्स्टर दैट लैक इन द डार्केस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। यानी ये जो मॉन्स्टर्स हैं, इन ब्लैक होल्स को यहाँ पे मॉन्स्टर्स बोला जा रहा है। भैया डार्केस्ट पार्ट्स ऑफ अवर यूनिवर्स में ये लोग रहते हैं। अब ये जो ब्लैक होल्स हैं इनके अंदर जो आप कह सकते हैं रिसर्च चल रही है, उस रिसर्च में इन 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। द प्राइज सेलिब्रेट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सोटिक ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, ब्लैक होल्स। भैया ब्लैक होल को साइंस के फिक्शन में भी इस्तेमाल किया गया है, मूवीज में इस्तेमाल किया गया। आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी हो तो इस्तेमाल किया गया है उसमें। दे आर परहैप्स द मोस्ट मिस्टीरियस एंड पावरफुल ऑब्जेक्ट्स इन एस्ट्रोनॉमी। ओके, दे आर द सेंटर ऑफ एवरी गैलेक्सी and smaller ones are dotted around the universe. Not even light can escape from their incredible gravity. तो उनकी ग्रेविटी से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। एक तरीके से कॉस्मिक डेड एंड है। यानी कि कभी कभी हम लोग के सामने सवाल आता है कि भैया बिग बैंग थ्योरी के बाद अगर यूनिवर्स पूरी तरीके से एक्सपेंड कर रहा है तो यूनिवर्स का अंत कहाँ है, कहाँ खत्म होता है यूनिवर्स। तो कहा जा रहा है कि शायद ये ब्लैक होल्स इस थ्योरी को समझा सकते हैं कि हमारा जो ये यूनिवर्स है वो कहाँ खत्म होता है। अब यहाँ पे बताया है, एक बेसिक आइडिया दिया है कि जो 3 अलग अलग लोग हैं जिनको नोबेल प्राइज किया, इन्होंने एग्जैक्टली क्या क्या किया। तो पेनरोज साहब ने मैथमेटिक्स की वजह से ये प्रूव किया है, की मदद से ये प्रूव किया है कि जो ब्लैक होल्स का फॉर्मेशन है ये पॉसिबल है। यहाँ पे इन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का भी इस्तेमाल किया है। आइंस्टाइन खुद ये भरोसा नहीं करते थे कि ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं, बट पेनरोज ने यहाँ पे इस चीज को प्रूव किया है। फिर अगर आप बात करोगे 1990s में, रीनहार्ड गेंजल जो कि एक जर्मन है, एंड्रिया गैस जो कि एक अमेरिकन है, ये एक ग्रुप ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स को लीड कर रहे हैं। सोचिए 1990s में ये इस चीज की रिसर्च में शामिल है। ठीक है, ये देख रहे थे कि डस्ट कवर्ड सेंटर ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी रीजन कॉल्ड सेगेटेरियस where something strange was going on. They both found that there was an extremely heavy, invisible object that pulls on the jumble of stars, causing them to rush around at dizzying speeds. तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि हर गैलेक्सी के अंदर एक ब्लैक होल है। ठीक है, नाउ साइंटिस्ट नो दैट ऑल गैलेक्सीज हैव सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। ओके, तो भाई हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर भी ब्लैक होल है। एक जगह है सेगेटेरियस ए नाम की यहाँ पे, जिसके चलते बहुत तेज एक पुश सा बनता है चारों तरफ के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। और ये एक ऑर्डिनरी ब्लैक होल नहीं है, ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो सन के मास के 4 मिलियन टाइम्स है। ओके, तो ये बोला गया यहाँ पे। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखिएगा, एंड्रिया गैस ये चौथी वुमन है जिनको नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में। पहला नोबेल प्राइज मिला था
मैरी क्यूरी को 1903 में, मारिया गोपर्ट मायर को 1963 में, डोना स्ट्रिकलैंड को 2018 में, और अब मिला है आपको किसको, एंड्रिया गैस जी को, किसमें, फिजिक्स में। तो रीनहार्ड गेंजेल, एंड्रिया गैस और पेनरोज साहब ने मैथमेटिक्स से प्रूव किया कि ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं। रीनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गैस ने हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर सेगिटेरियस नाम की एक जगह है जहां पे इनको लगा कि कुछ ना कुछ अनयूजुअल हो रहा है, उसको इन्होंने स्टडी किया और पता किया कि वहां पे एक ब्लैक होल है जो सन के मास से 4 मिलियन गुना ज्यादा है। 4 मिलियन समझ रहे हैं ना, 40 लाख गुना ज्यादा है वो सन के मास से। तो आप समझ लीजिए उसका क्या मास होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहां बात हो रही है सेंटर टू फिक्स ज्यूरिसडिक्शन ऑफ रिवर बोर्ड्स। 2 रिवर बोर्ड्स के ज्यूरिसडिक्शन को फिक्स करने की बात कर रहा है सेंटर। कौन कौन सा, एक तो कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड, एक गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड। ये वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर ने बोला है। इन्होंने एक एपेक्स काउंसिल मीटिंग बनाई गई थी। यहां पे देखिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में लड़ाई चल रही है कि कृष्णा और गोदावरी के वाटर को वो आपस में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करे। अभी यहां पे आपके दिमाग में नेचुरली एक चीज आएगी कि गोदावरी रिवर के बारे में कुछ बताइए सर, इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताइए। तो गोदावरी रिवर के बारे में मैं एक अलग सी वीडियो बना चुका हूं। गोदावरी रिवर को मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगी, आप जाके गोदावरी रिवर की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके रिवर्स ऑफ इंडिया करके एक प्लेलिस्ट है, उसको भी देख सकते हैं, वहां पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी। और कृष्णा रिवर पे भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। तो गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर कहाँ से निकलती हैं, कहाँ कहाँ से बहती हैं, इनकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, सब आपको इन वीडियोज में मिल जाएगा, मुझे अलग से यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये जो थर्सडे की मीटिंग है इसमें क्या एजेंडा पुट किया गया कि भाई देखिए ये जो 2 रिवर मैनेजमेंट बोर्ड बनाए जाएंगे इनका ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा। ये लोग डिटेल्ड प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि 2 गवर्नमेंट इन रिवर्स पे जो भी नए प्रोजेक्ट्स बनाना चाहता है उसकी एक डिटेल्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसको स्टडी किया जाएगा। आप देखो तो भाई इन रिवर्स में कुछ पॉइंट्स को लेके काफी लड़ाई चल रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई एस जगनमोहन रेड्डी, तेलंगाना के जो काउंटर पार्ट है यानी कि जो आपका तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, इनके बीच में कुछ लड़ाई सी चल रही है रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को लेके और पोथीरेयाड़ापाडू हेड रेगुलेटर पे पानी की कैपेसिटी को बढ़ाने को लेके कुछ लड़ाई सी चल रही है। तो यहाँ पे जरूरी ये होता है कि ये रिवर मैनेजमेंट बोर्ड प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होकर सेंटर को और इन 2 स्टेट्स को पार्टी की तरह रख के ये जो गोदावरी नदी आपको यहाँ बहती नजर आ रही है और ये जो कृष्णा नदी यहाँ बहती नजर आ रही है, इसके पानी को किस तरीके से मैनेज किया जाए, कितना कहाँ पे इस्तेमाल किया जाए, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इनके ऊपर बनाए जाएंगे, इसके ऊपर बातचीत करी जाए। फिर भाई मालदीव से न्यूज निकल के आ रही है। फॉर्मर जो मालदीव के वाइस प्रेसिडेंट है अहमद अदीब साहब, इनको इंडिया से पकड़ा गया था टूटीकोरिन पोर्ट से। तो 20 साल के लिए इनको प्रिजन में बंद करने की सजा सुनाई गई है। इनके ऊपर चार्ज लगाए गए हैं ग्राफ्ट के, मनी लॉन्ड्रिंग के और अब्यूज ऑफ पावर के। ये जो अहमद अदीब हैं, ये एक समय पे मालदीव में बहुत ताकतवर हुआ करते थे, क्योंकि इनके जो लीडर थे वो थे आपके अब्दुल्ला यमीन, और अब्दुल्ला यमीन के काफी क्लोज थे मोहम्मद अदीब। तो एक समय तो ऐसा था कि अब्दुल्ला यमीन और मोहम्मद अहमद अदीब एक दूसरे के बहुत क्लोज थे, बाद में दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। और ये भी सुनने में आया था कि अहमद अदीब ने जो अब्दुल्ला यमीन है उनकी यॉट में एक बम लगा के उनको उड़ाने की कोशिश की, फॉर्चुनेटली उनकी मृत्यु नहीं हुई। तो जो क्रिमिनल कोर्ट है जिन्होंने 20 साल की सजा सुनाई है, उसने ये भी बोला है कि 2 मिलियन रुपया का फाइन भरना पड़ेगा अदीब साहब को, यानी कि $1,29,000, $129,000, $1,29,000 अदीब साहब को भरने पड़ेंगे, क्योंकि एज अ स्टेट टूरिज्म प्रमोटर इन्होंने पैसों का कुछ घपला किया है। इन्होंने ये भी बोला है कि इन्होंने टूरिज्म कंपनी को बहुत सारे आइलैंड्स रिजॉर्ट डेवलपमेंट के लिए दिए हैं और टूरिज्म कंपनी से $260 मिलियन पैसा उठाया है, जो कि स्टेट कॉफर्स में आना चाहिए। आप देखोगे कि जो अदीब साहब के बॉस थे अब्दुल्ला यमीन, जो कि पहले पावर में थे मालदीव में, खुद एक 5 साल की सजा काट रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाए गए हैं। शुरुआत में जो अहमद अदीब थे टूरिज्म मिनिस्टर थे, बट चूंकि अब्दुल्ला यमीन के साथ इनकी अच्छी दोस्ती थी तो बाद में इनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। दोनों लोग के समय पे कुछ समय तक बहुत चीजें अच्छी चली, बाद में बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई। इस हद तक लड़ाई हो गई कि अहमद अदीब साहब ने अब्दुल्ला यमीन को मरवाने तक की कोशिश कर दी। ओके, तो ये है पूरा का पूरा सीन दोस्तों यहाँ पे। तो ये 2 लीडर्स याद रखिएगा आप, एक तो अहमद अदीब पुराने लीडर्स हैं और एक अब्दुल्ला यमीन। आपसे इस तरीके के पीसेस के सवालों में वन लाइनर पूछा जा सकता है कि वो कौन सा रूलर है मालदीव्स का, या फिर वो कौन फेमस पॉलिटिशियन है जिसको रिसेंटली मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 20 साल की सजा हुई। तो याद रखिएगा अहमद अदीब। हालांकि जो इनके समय पे प्रेसिडेंट थे अब्दुल्ला यमीन, ये भी सजा काट रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग में। आगे बात करते हैं, पीस टॉक्स कंटिन्यू, अफगान फियर रिटर्न ऑफ तालिबान।
देखिए भैया पीस टॉक्स चल रही हैं। आप देखिए 2001 में यूनाइटेड स्टेट्स ने अटैक कर दिया अफगानिस्तान में। यूनाइटेड स्टेट्स में अफगानिस्तान में अटैक किया था अल कायदा की वजह से, तालिबान की वजह से अटैक नहीं किया था। जब 9/11 हुआ आपका यूएसए में, तो उस समय पे जो यूएस के प्रेसिडेंट थे उन्होंने तालिबान वालों से बोला कि ये जो आपके अल कायदा के हेड हैं, ये ओसामा बिन लादेन, इसको हमें दे दो, साथ साथ इसके साथियों को हमें दे दो। लेकिन उस समय पे तालिबान और शायद अल कायदा की अच्छी दोस्ती थी, तो तालिबान ने देने से मना कर दिया। बदले में यूएस ने अटैक कर दिया और अल कायदा को पूरा का पूरा मिटा के रख दिया। कहां से? आपका अफगानिस्तान से। उसके बाद एक प्रॉपर असॉल्ट हुआ है। लेकिन आप देखोगे कि इस असॉल्ट में बहुत सारी बार समय तो ऐसा हुआ कि अल कायदा को तो ऑलमोस्ट खत्म कर ही दिया अमेरिका ने, तालिबान को भी काफी पुशबैक किया, बट तालिबान रिसर्च होता था बार बार। तो अभी के लिए आप देखोगे इतने लंबे समय से जंग चल रही है, 19 साल से ये लड़ाई चल रही है। 2001 में यूएस का अटैक हुआ था, 2020 आ गया है, 19 साल से लड़ाई चल रही है। यूएस के बहुत से सोल्जर्स मर चुके हैं। तो अब यूएस को लग रहा है कि इस बवाल से बाहर निकल जाओ। तो बाहर निकलने के लिए एक विड्रॉल डील फरवरी 2020 में साइन हुई थी वॉशिंगटन में, जिसके थ्रू ये बोला गया था कि एक पीस एग्रीमेंट कराया जाएगा। अभी पीस टॉक्स चल रहे हैं दोहा कतर में, किसके किसके बीच में? तालिबान के बीच में और अफगान रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। साथ साथ यूएस इसको ब्रोकर कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तालिबान जैसा रिजीम, जिसने अपने समय में वुमेन्स को मारा है, उन वुमेन्स को जिनके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया कि इन्होंने एडल्ट्री की, माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप्स को अटैक किया जाता है, लड़कियों को स्कूल जाने से रोका जाता है, तो इस बात के बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि अगर तालिबान पावर में आता है तो वो किसी भी तरीके को डेमोक्रेसी को आने देगा, लड़कियों के एजुकेशन को आने देगा, क्योंकि वो कोर इस्लामिक फंडामेंटल आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। 2001 का जो अमेरिका का इन्वेजन हुआ था अफगानिस्तान में, उससे कुछ चीजें बहुत अच्छी हुई। जैसे अफगानिस्तान में नाम की डेमोक्रेसी आ गई, तो कुछ हद तक लड़कियां पढ़ने लिखने लगी, कुछ बनने लगी, कुछ अचीवर्स निकले आपकी अफगानिस्तान की सोसाइटी से। बट ओवरऑल आप देखोगे तो अफगानिस्तान में हालत अभी भी खराब है। यहाँ पे एक मिस अहमदी हैं, इनके हस्बैंड है फरजाद फरनूद, 35 साल की रिसर्चर है फॉर द अफगानिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज। इन्होंने बोला है कि भैया तालिबान का वायलेंस रुका नहीं है। जब से आपकी वॉशिंगटन यानी कि यूएसए और तालिबान के बीच डील हुई है फरवरी 2020 में, उसके बाद भी जो तालिबान का वायलेंस है वो लगातार चालू हो रहा है। तालिबान का वायलेंस कम नहीं हो रहा है। तालिबान को भी शायद ये पता है कि यूएसए लड़ चुका है, थक चुका है लड़ लड़ के। यूएस में नवंबर में इलेक्शन है, वो भी वहां बेवकूफ तो बैठे नहीं, वो भी दिमाग वाले, उनको भी पता है कि यूएस इतनी एग्रेसिवली पीस डील को क्यों परस्यू कर रहा है। इसीलिए परस्यू कर रहा है क्योंकि इलेक्शन है और डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन में दिखाना है कि भाई हमने कुछ एग्रेसिव पीस डील्स को साइन किया है, इसलिए यूएसए इतना एग्रेसिवली इस पीस डील को परस्यू कर रहा है। तो पीस डील को सक्सेसफुल बनाने के लिए भी भाई यहाँ पे तालिबान ने अपने वायलेंस को कम नहीं किया है। अब देखते हैं क्या निकल के आता है इस पीस डील में। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट क्लियर्स 1000 करोड़ ऑफ पीएलआई प्रपोजल्स बाय सैमसंग अदर्स। यहाँ पे एक स्कीम निकल के आ रही है जिसको बोला जाता है पीएलआई स्कीम। ये है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट करने के लिए, स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए सरकार लेके आई है पीएलआई स्कीम, जिसको बोला जाता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसमें यह बोला गया है कि इंडिया में जो स्मार्टफोन्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा उसके लिए मैन्युफैक्चरर्स को 4 से 6% का इंसेंटिव दिया जाएगा ओवरऑल कॉस्ट का। तो यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 16 प्रपोजल्स को अप्रूव किया है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स ने इनके सामने रखे हैं। कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स है? बहुत बड़े नाम है, सैमसंग, फॉक्सकॉन, लावा, माइक्रोमैक्स। अब देखिए यहां पे जो भी आपके प्रपोजल्स आए हैं उसमें 5 इंटरनेशनल मोबाइल फोन मेकर्स नजर आ रहे हैं। एक तो सैमसंग, एक फॉक्सकॉन हॉर्न है, फॉक्सकॉन ताइवान की बहुत बड़ी कंपनी है, राइजिंग स्टार, विस्ट्रॉन और पेंटागॉन। और 5 डोमेस्टिक फर्म्स हैं, लावा, भगवती जो कि माइक्रोमैक्स है, पेजेट इलेक्ट्रॉनिक्स, यूटीएल, न्यूलाइलिक्स एंड ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स। इनके थ्रू जो भी प्रपोजल्स आए हैं, तो 5 ये हो गए, 5 इंटरनेशनल हो गए, 10, और 6 प्रपोजल्स आए हैं और कुछ तरह से, जैसे कि एटीएनएस से, एसेंट सर्किट से, विशियन से, वॉल्सिन, सहारा, न्यूलिक। ये एक्चुअली स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए आए। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ओवरऑल हमारे मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जा सके, इसलिए पीएलआई लिंक्ड स्कीम को सरकार प्रोग्रेसिवली मतलब देख रही है। और काफी हद तक कैश इंसेंटिव या जो भी तरीके के इंसेंटिव्स आएंगे इस पीएलआई के अंदर, वो इन मैन्युफैक्चरर्स को दिया जाएंगे। तो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरऑल बनाने हो, पूरे के पूरे स्मार्टफोन्स बनाने हो,
चाहे उनके कुछ कंपोनेंट्स बनाने हो। अगर ऐसा कोई डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का प्रपोजल भारत सरकार के पास आएगा तो भारत सरकार ने बोला है कि पीएलआई स्कीम के अंदर हम उसको सपोर्ट देंगे, और यहां पे सपोर्ट दिया है 11,000 करोड़ रुपए का मोस्ट प्रोबेबली यहां पे इन्वेस्टमेंट होगा और इंसेंटिव दिया जाएगा इन मैन्युफैक्चरर्स को। यहां पे मिनिस्ट्री ने एक और स्टेटमेंट दिया है कि ओवरऑल अगर ग्लोबल सेल्स रेवेन्यू की बात हो, मैं ओवरऑल मोबाइल फोन्स कितने बिके उसकी बात नहीं हो रहा, सेल्स रेवेन्यू की बात की जाए तो पूरी दुनिया में 37 मार्केट को ऑक्युपाई करता है एप्पल, 22% मार्केट को ऑक्युपाई करता है सैमसंग। ओके, तो ऑब्वियस ही बात है सैमसंग और एप्पल इंडिया में जो मोबाइल फोन्स की जो रेवेन्यू है उनको काफी, मतलब देखिए बात यहां पे ये है कि एप्पल और सैमसंग, क्या ये इंडिया में इनको किसी तरीके की इंसेंटिव की जरूरत है? मैं बोलूंगा इनको किसी भी तरीके की इंसेंटिव की जरूरत नहीं है। एप्पल सैमसंग बहुत बड़ी कंपनीज हैं। इंडियंस एप्पल सैमसंग के फोन्स को खरीदते इसलिए नहीं है क्योंकि उसी फीचर के साथ चाइनीज मेड फोन्स जैसे कि Xiaomi, Asus, अच्छा Asus तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि Asus ताइवान का ब्रांड है, वीवो, तो वीवो और Xiaomi जैसे जो फोन्स होते हैं ये बहुत सस्ते में फोन बनाते हैं इंडिया में। अभी ये इतने सस्ते में फोन बनाते हैं इंडिया में कि सैमसंग और एप्पल के फोन बिकते ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार कोशिश ये कर रही है कि एप्पल और सैमसंग को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिए जाएं ताकि एप्पल और सैमसंग फोन्स के जो दाम है ना इंडिया में वो थोड़े और कॉम्पिटेटिव हो, तो इनकी जो पेनिट्रेशन है इंडियन मार्केट में वो भी बढ़े। साथ साथ जितना ज्यादा इनकी पेनिट्रेशन बढ़ेगी उतना ही ये डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ एक, आप कह सकते हैं, मेमोरेंडम सा साइन करेंगे, ज्यादा एसोसिएशन करेंगे, जिससे हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स है ना उनकी जो डोमेस्टिक कैपेबिलिटी है वो भी बढ़ेगी। हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स के एग्जांपल है लावा, भगवती, पेजेट इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स, यूटीएल, न्यू डायनेमिक्स, ये भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और फाइनल न्यूज, दिनेश खारा अपॉइंटेड एज एसबीआई चेयरमैन। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन को अपॉइंट कर दिया गया दिनेश कुमार खारा जी को। रजनीश कुमार जी को इन्होंने रिप्लेस किया है। 3 साल के लिए इनका टेन्योर होगा। ओके, 7 अक्टूबर 2020 को इनको चार्ज दे दिया जाएगा। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने लास्ट मंथ ही बोल दिया था, मतलब ये किया था, मतलब सजेस्ट किया था कि भैया दिनेश कुमार खारा जी को नेक्स्ट चेयर बनाया जाए एसबीआई का, और इनको बना दिया गया है। बनाने का कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन ये है कि जो एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं ना, उन मैनेजिंग डायरेक्टर्स में किसी एक को चेयरमैन चुना जाता है। तो यहां पे खारा साहब को चेयरमैन चुना गया था। अगस्त 2016 में खारा जी को एसबीआई का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया था 3 साल के लिए। अगस्त 2019 में इनका टेन्योर खत्म हो रहा था, बट इनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस को देखते हुए इनके टेन्योर को 2 साल से एक्सटेंड किया गया था, और अब तो इनको चेयरमैन ही बना दिया गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, वन लाइनर में आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।